हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग एटमिक मॉडल के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे और एटमिक मॉडल के अंडर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स कि रदरफोर्ड ने एटम का जो अपना मॉडल दिया, अब हम लोग उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, अल्फा रे क्या होता है, इसके बारे में हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। वो आप माइंड में अच्छे से उसको सेट कर लीजिएगा। अल्फा बीटा और गामा रे के डिस्कवरी के बारे में हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। मतलब अल्फा रे को स्कैटर करवाया जाएगा, अल्फा रे का बम्बार्डमेंट करवाया जाएगा ऑन अ थिन मेटल फॉइल। आपने इस टॉपिक को एक्चुअली ऑलरेडी 9th या 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, बट यहां उसका आपको डिटेल कंसेप्ट डिस्कस करना है। देखिए, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। जैसा कि इसका बेसिक फंडामेंटल आपको पता है कि रदरफोर्ड इसमें अल्फा रे का बम्बार्डमेंट करवाया था और एक थिन मेटल फॉइल के ऊपर करवाया था, एंड दैट मेटल फॉइल वाज गोल्ड फॉइल। फर्स्ट टाइम जो रदरफोर्ड यूज किया था वो गोल्ड का फॉइल लिया था। बाय द वे, अगर गोल्ड के अलावा किसी अदर फॉइल को भी लिया जाता तो वो एक्सपेरिमेंट हो जाता, एंड बाद में कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए इससे रिलेटेड, तो उसमें गोल्ड के अलावा अदर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल एंड प्लेटिनम फॉइल भी लिया गया था। देखो, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही समझते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड एक सोर्स ऑफ अल्फा रे लिया, दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा रे। यहां पर अल्फा रे के सोर्स को रख दिया। अब अल्फा रे कहां से प्रोड्यूस होता है वो आप अच्छे से जानते हैं, फिलहाल इसको क्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद इसके रास्ते में यहां पर एक लेड का प्लेट रख दिया। लेड का प्लेट लाइट को स्कैटर करवाने में हेल्प करता था। और इसके बाद इस जगह पर एक मेटल का फॉइल रख दिया, जो जनरली फर्स्ट टाइम में गोल्ड का फॉइल लिया गया था। और इस गोल्ड के फॉइल को वो एक फोटोग्राफिक प्लेट के हेल्प से कवर कर दिया। ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है। अब आप बोलेंगे सर फोटोग्राफिक प्लेट का क्या यूज था, आपको अभी सब कुछ पता चल जाएगा, बस आप ध्यान से इसको देखते चलिए। तो ये सोर्स ऑफ अल्फा रे था, ये एक एलईडी प्लेट लेड का प्लेट था, और लेड के प्लेट के बाद यहां पर एक मेटल का फॉइल था, और उस मेटल के फॉइल को किससे, फोटोग्राफिक प्लेट से कवर किया हुआ था। जो मेटल का फॉइल था उसका थिकनेस बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही थीन फॉइल था। क्लियर है। इतना थीन था कि वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट था, जिसको आर पार देखा जा सके, इतना ज्यादा पतला फॉइल लिया गया था। क्योंकि मोटा मेटल का फॉइल लिया जाता तो मोटे फॉइल को कोई भी रे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसा आपको पता है कि रदरफोर्ड के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा रे था वो मैक्सिमम अल्फा रे स्ट्रेट लाइन में पेनिट्रेट करके निकल गया था। क्लियर है। अब हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट करवाते हैं।
रदरफोर्ड क्या किया कि रदरफोर्ड इस सोर्स ऑफ अल्फा रे को ओपन किया। जैसे ही इस सोर्स ऑफ अल्फा रे को ओपन किया, यहां से अल्फा रे निकलना स्टार्ट हुआ। वो अल्फा रे जाकर लेड के प्लेट पर टकराया, और जैसे ही वो अल्फा रे लेड के प्लेट पर टकराया, इस लेड के प्लेट पर टकराने के बाद यहां से अल्फा रे का बिल्कुल स्कैटरिंग हो गया और कुछ इस तरह का फेनोमेना ऑब्जर्व हुआ। कुछ इस तरह का फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ। अब आप बोलेंगे सर ये क्या फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ, आखिर हुआ क्या? देखिए, जैसे ही रदरफोर्ड ने इस सोर्स ऑफ अल्फा रे को ओपन किया, अल्फा रे जाकर इस लेड के प्लेट से टकराया, यहां के बाद अल्फा रे बिखर गया और कुछ इस तरह का फिनोमेना हो गया। और सर ये कुछ इस तरह का फिनोमेना क्या है, थोड़ा अच्छे से समझाइए। रदरफोर्ड ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम अल्फा रे था, वो मैक्सिमम अल्फा रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल गया। मैक्सिमम अल्फा रे स्ट्रेट लाइन में निकल गया। कुछ अल्फा रेस का माइनर डिफ्लेक्शन हुआ। माइनर डिफ्लेक्शन, हल्का फुल्का डिफ्लेक्ट कर गया। कुछ अल्फा रेस का मेजर डिफ्लेक्शन हुआ, वो अपने पाथ से बहुत ही ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गए। एंड फ्यू अल्फा रेस, फ्यू मतलब बहुत कम, 20,000 बीम ऑफ लाइट में से कोई एक बीम ऑफ लाइट, क्योंकि ये बम्बार्डमेंट करवाया था ना, तो ये बीम बहुत ज्यादा था, तो ऑलमोस्ट 20,000 बीम ऑफ लाइट में से कोई एक बीम ऐसा था जो बाउंस बैक हो गया। बाउंस बैक का मतलब सर, बाउंस बैक मतलब जहां से आया वहीं उसी पाथ पर वापस लौट गया। कभी कभी आप क्रिकेट में देखते हैं ना कि जो बॉलर था वो बॉलिंग कराया और बैट्समैन बैटिंग किया और वापस बॉलर ही कैच ले लिया, मतलब जहां से बॉल आया था वहीं वापस चला गया, तो उसको बाउंस बैक बोलते हैं। तो कुछ अल्फा रे बाउंस बैक हो गया। दैट मीन्स सर ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकल रहा, तो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को देखकर यह कंक्लूजन निकल रहा कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा रे का बम्बार्डमेंट करवाया ऑन अ क्लीन मेटल फॉइल, ऑन अ थीन मेटल फॉइल, तो थीन मेटल फॉइल को पेनिट्रेट करके मैक्सिमम अल्फा रेज स्ट्रेट लाइन में निकल गए। कुछ अल्फा रेज का माइनर डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ का मेजर डिफ्लेक्शन हुआ और कुछ का इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ कि वो अपने पाथ पर वापस लौट गए, उनका बाउंस बैक हो गया। आखिर सर ऐसा हुआ क्यों? What is the reason behind this phenomena? ऐसा क्यों हुआ कि सर कुछ स्ट्रेट गया, कुछ का माइनर डिफ्लेक्शन, मेजर डिफ्लेक्शन, बाउंस बैक? सर सारे अल्फा रे का कैरेक्टर एक जैसा क्यों नहीं हुआ? सारा का सारा स्ट्रेट क्यों नहीं निकल गया, या सारा का सारा डिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर गया? तो रदरफोर्ड इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना स्टार्ट किया। रदरफोर्ड इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना स्टार्ट किया। जब रदरफोर्ड इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना स्टार्ट किया तो रदरफोर्ड क्या ऑब्जर्व किया? रदरफोर्ड कुछ इस तरह का फिनोमेना ऑब्जर्व किया। रदरफोर्ड कुछ इस तरह का फिनोमेना ऑब्जर्व किया। अब सर ये कौन सा फिनोमेना है? रदरफोर्ड इसके एक एक प्लेस का, छोटे छोटे प्लेस का, उस गोल्ड फॉइल का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उसको हर जगह कुछ इसी तरह का फिनोमेना, इस गोल्ड के फॉइल पर हर जगह इसी तरह का फिनोमेना देखने के लिए मिला। रदरफोर्ड क्या किया? रदरफोर्ड इसे एक इमेजिनरी बाउंड्री सरफेस डायग्राम से कवर कर दिया। इमेजिनरी बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या होता है सर?
तो वो इमेजिन किया कि ये फिनोमेना जहां जहां से हो रहा, चलो उसको अंडरलाइन कर देते हैं, देखते हैं कि क्या ऑब्जर्व होता है। तो रदरफोर्ड इन सारे फिनोमेनास को कुछ इस तरह से अंडरलाइन कर दिया। जब रदरफोर्ड कुछ इस तरह से अंडरलाइन किया तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये तो सर्कल बन रहा है। रदरफोर्ड देखा कि ये तो कुछ स्फीयर टाइप से बन रहा है। रदरफोर्ड के माइंड में तुरंत एक बात आया। क्या बात आया सर? तो रदरफोर्ड के माइंड में तुरंत ये बात आया कि जे थॉमसन एक बात बता के गया था। क्या बताया था? तो जे थॉमसन बताकर गया था कि जो एटम होता है उसका शेप स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और इसी तरह का स्फेरिकल फेनोमेना इस गोल्ड के फॉइल पर हर जगह नजर आ रहा है। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स ये कि जे थॉमसन का बोला हुआ वो बात सही था कि एटम इज स्फेरिकल। तो रदरफोर्ड ने भी अपना पहला कंक्लूजन यही निकाला कि एटम जो होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, क्योंकि इस तरह का स्फीयर और इस तरह का फिनोमेना उसको हर जगह देखने के लिए मिला। तो रदरफोर्ड का फर्स्ट पॉइंट क्या ऑब्जर्व हुआ? तो रदरफोर्ड का फर्स्ट पॉइंट हुआ कि एटम इज स्फेरिकल। ये सारा पॉइंट आपको हम नोट करवा देंगे, आप टेंशन ना लो, समझते चलो। उसके बाद रदरफोर्ड इसके पीछे लग गया। किसके पीछे सर? तो जो लाइट डिफ्लेक्ट हुआ, रदरफोर्ड क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम लाइट जिनका डिफ्लेक्शन हुआ है, मैक्सिमम रेज जिनका डिफ्लेक्शन हुआ है, वो उस स्फीयर के, वो उस सर्कल के एज से हुआ है, वो उस सर्कल के किनारे से हुआ है। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स ये देखिए, यहां पर देखिए, ये लाइट गया, ये बीम गया, ये बीम इस सर्कल के किनारे से डिफ्लेक्ट कर गया, ये बीम भी किनारे से किया, ये भी किनारे से किया, ये भी किनारे से किया। मैक्सिमम बीम्स जो हैं वो मैक्सिमम बीम्स कहां से? तो सर सर्कल के किनारे से, उसके एज से डिफ्लेक्ट किए। क्लियर है? इसका ये मतलब है कि इस एटम के स्फेरिकल पाथ पर कुछ तो प्रेजेंट है जिसके कारण अल्फा रे डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। कुछ तो वैसा है जिसके कारण अल्फा रे यहां से डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। आखिर क्या है? तो रदरफोर्ड क्या ऑब्जर्व किया, और यह बात आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सेम पाथ पर कुछ अल्फा रे स्ट्रेट लाइन में निकल गया और सेम पाथ पर, उसी पाथ पर कुछ अल्फा रे का डिफ्लेक्शन हो गया। अब सर ये कौन सा बात हुआ? आप देखिए, हम जो बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग इसी पाथ पर एक अल्फा रे डिफ्लेक्ट किया तो कोई दूसरा अल्फा रे सीधे निकल गया। इसके बाद वाले पाथ पर भी कोई अल्फा रे डिफ्लेक्ट किया तो कोई सीधे निकल गया। सर इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो अल्फा रे डिफ्लेक्ट किया उसको वहां कुछ मिला होगा, उसको इस पाथ में कुछ तो मिला होगा यहां पर, तब डिफ्लेक्ट किया। और जो अल्फा रे सीधे निकल गया, इसका मतलब कि उसको कुछ नहीं मिला। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक ही पाथ पर किसी अल्फा रे को कुछ मिल गया और किसी अल्फा रे को कुछ नहीं मिला? रदरफोर्ड क्या ऑब्जर्व किया? ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट होकर लेक्चर को देखना। रदरफोर्ड क्या ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा रे, जब यहां का अल्फा रे, नीचे वाला अल्फा रे डिफ्लेक्ट कर रहा था तो ये ऊपर वाला सीधे निकल रहा था। फिर जब ये ऊपर वाला अल्फा रे डिफ्लेक्ट किया तो ये नीचे वाला सीधे निकला और इसके ऊपर के भी सीधे निकले। फिर जब ये यहां का अल्फा रे डिफ्लेक्ट किया तो ये दोनों अल्फा रे सीधे निकला। फिर ये जब ऊपर का अल्फा रे डिफ्लेक्ट किया तो उसके नीचे का सारा अल्फा रे ऑलमोस्ट सीधे निकला। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स ये कि जब यहां डिफ्लेक्शन हुआ तो यहां वाला सीधे निकला, मतलब जो पार्टिकल यहां था जिसके कारण ये अल्फा रे डिफ्लेक्ट हुआ था वो अब कहां चला गया? वो अब यहां चला गया। जब यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ तो ये दोनों सीधे निकल रहे थे। दैट मीन्स कि जो यहां था वो अब यहां चला गया, मतलब जिससे भी अल्फा रे टकरा रहा होगा वो यहां चला गया।
जब यहां का अल्फा रे डिफ्लेक्ट किया तो ये सारे अल्फा रेज ऑलमोस्ट सीधे निकल रहे थे, मतलब जो अब यहां था वो यहां चला गया, फिर वो यहां चला गया, फिर वो यहां चला गया। डेट मीन्स क्या? डेट मीन्स ये कि कोई वैसा पार्टिकल है, कोई कुछ भी वैसा है जो कि इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। आखिर ऐसा क्या है सर जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है? रदरफोर्ड के माइंड में तुरंत एक बात आया। क्या आया? रदरफोर्ड इन डिफ्लेक्टेड बीम्स का कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहा कि देखते हैं कि ये डिफ्लेक्टेड बीम जो है वो किस टाइप से डिफ्लेक्ट किए। तो रदरफोर्ड क्या ऑब्जर्व किया कि जो डिफ्लेक्टेड बीम था ना, वो बीम कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट किया कि जैसे वो बीम ऑफ लाइट आ रहा, बहुत तेजी से आ रहा, लेकिन वो कहीं अट्रैक्ट होते होते रह गया और अट्रैक्ट नहीं हो पाया, वो डिफ्लेक्ट कर गया। मतलब बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल टकरा के और एकदम जितना तेजी से आया उतना तेजी से भागा, ऐसा नहीं हो रहा है। वो आया और कहीं ऐसा लग रहा जैसे कहीं अट्रैक्ट होने का कोशिश किया बट अट्रैक्ट हो नहीं पाया, इस कारण वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ? डेट मीन्स क्या? डेट मीन्स ये कि अल्फा रे किसी के तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो अल्फा रे किसके तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा? तो अल्फा रे का चार्ज क्या होता है? तो अल्फा रे का चार्ज होता है पॉजिटिव। अल्फा रे इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। डेट मीन्स क्या? तो डेट मीन्स ये कि इस सर्कुलर पाथ पर जो मूव कर रहा है वो कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। एंड एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होता है? तो एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। डेट मीन्स कि अल्फा रे इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं था। वो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था। और हम लोग ये जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन एटम में सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड ने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन एटम में एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो रदरफोर्ड का दूसरा कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। पहला कंक्लूजन ये निकला, क्या निकला? कि एटम इज स्फेरिकल। दूसरा कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। जब अल्फा रे किसी इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल बीचों बीच अट्रैक्ट होने का कोशिश कर रहा था तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। जब अल्फा रे डिफ्लेक्ट करने का कोशिश किया बट हो नहीं पाया, इलेक्ट्रॉन आगे निकल गया, तो डिफ्लेक्शन कम हुआ। एक सिंपल सी बात है, मान लो कि आप सड़क पे जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, ठीक है, और सड़क के किनारे कोई आपका अपोजिट चार्ज जा रहा है, सज संवर के, बहुत ब्यूटीफुल कहीं निकला हुआ है, आपका ध्यान उधर आकर्षित हो जाता है, आप बाइक चलाना छोड़ के उधर ही देखने लगते हैं और पता चलता है कि उसको देखने के चक्कर में लड़खड़ा के गिर गए और जाने वाला तो चला गया, उसका तो नेचर ही था जाना, तो जाने वाला चला गया और उसके चक्कर में आप लड़खड़ा के गिर गए। सेम केस बेचारे अल्फा रे के साथ में हो रहा, समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो सेम केस बेचारे अल्फा रे के साथ में हो रहा। अल्फा रे जा रहा, उस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा, लेकिन अट्रैक्ट हो नहीं पा रहा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मूविंग है, वो इलेक्ट्रॉन आगे निकल जा रहा और अल्फा रे अपने पाथ से डिफ्लेक्टेड हो जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है सर। तीसरा पॉइंट, सर ये पता नहीं चला कि ये जो बीम ऑफ लाइट है ये वापस क्यों आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिए, ये जो बीम ऑफ लाइट वापस आ रहा ना, ये इस स्फीयर के, अब इस स्फीयर को हम लोग एटम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि रदरफोर्ड बता चुका कि एटम स्फेरिकल है और ये एटम है। तो ये जो बीम ऑफ लाइट वापस आ रहा ना, ये इस स्फीयर के, डेट मींस की एटम के सेंट्रल पार्ट से आ रहा है। हो सकता है कि आपको ये कंप्लीट सेंट्रल से ना दिखे, ये कंप्लीट सर्कल ना दिखे, वो मेरे ड्राइंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मैनेज कर लेना। बट ये जो बीम ऑफ लाइट वापस आ रहा वो सेंट्रल पार्ट से आ रहा, और इस पूरे स्फीयर में इस तरह का फेनोमेना और कहीं नहीं घट रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहां घट रहा? तो सिर्फ और सिर्फ उस एटम के सेंट्रल पार्ट में घट रहा है। सर आखिर इस एटम के सेंट्रल पार्ट में ऐसा क्या है कि ये बीम ऑफ लाइट जिस पाथ पर गया उसी पाथ पर वापस आ गया? अभी भी एटम में एक ऐसा पार्टिकल है जो बचा हुआ है जिसके बारे में डिस्कवरी नहीं हो पाया। क्या है सर? तो सर वो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन। अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो उसका क्या होगा? रिपल्सन होगा, चलेगा।
अब अल्फा रे यहां से तेजी से जा रहा है और तेजी से जा रहा, और जैसे जा रहा इस एटम के सेंट्रल पार्ट में सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, एक ही जगह जमा है। अब ये अल्फा रे गया लेकिन उस सेंट्रल पार्ट से टकरा नहीं पाया, क्योंकि अल्फा रे भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे गया वैसे ही वापस आ गया, जिस पाथ पर गया उसी पाथ पर वापस आ गया। चलेगा। डेट मीन्स क्या? डेट मीन्स ये कि ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम्स आर कंसंट्रेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, और इसी सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को क्या कहा गया? तो इसी सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को कहा गया न्यूक्लियस। चलेगा। तो ये रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से तीसरा कंक्लूजन निकला। क्या सर? कि सारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, डेट मीन्स कि प्रोटॉन कहां होता है? तो एटम के सेंट्रल पार्ट में होता है। सर सारा सेंट्रल पार्ट में होता है, ऐसा कैसे बोल दे रहे हैं आप? हाँ ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस तरह का बाउंस बैक का फेनोमेना और इस स्फीयर में कहीं नहीं हो रहा। इसका मतलब कि कहीं और पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कहीं और पॉजिटिव चार्ज रहता तो इस तरह का फेनोमेना और भी होता। ना बाउंस बैक हो रहा, ना डिफ्लेक्शन हो रहा, इस बीच से स्फीयर के अंदर, और ये घटना कहीं नहीं घट रहा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पार्ट में घट रहा। दैट मीन्स कि उसका जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सारा पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंट्रल पार्ट में है। और हम लोग आज तो ये जानते भी हैं कि ऑल पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कि जो प्रोटॉन है वो एटम के सेंट्रल पार्ट में होता है, जिसको कि न्यूक्लियस कहा जाता है। तो रदरफोर्ड के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कितना पॉइंट निकला? तो सर रदरफोर्ड के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से 3 पॉइंट निकला। क्या निकला सर? तो पहला निकला कि एटम इज स्फेरिकल, दूसरा निकला कि इलेक्ट्रॉन keeps revolve on सर्कुलर पाथ। आप ये सब पॉइंट इस एक्सपेरिमेंट को ड्रॉ करने के बाद लिखना, पहले मत लिख लेना। और थर्ड पॉइंट क्या निकला? तो थर्ड पॉइंट निकला कि ऑल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन्स, आर प्रेजेंट इन, कहां? तो आर प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। क्लियर हुआ? तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराया। कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिनको हम नोट करवाएंगे इसमें, पहले आप इसे नोट कर लें अच्छे से। चलो हो गया। देखिए, तो ये हमारे पास केस है, रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। आप इसके थ्योरी को और भी अच्छे से लिख सकते हैं। बाय द वे अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तो थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको मन हो लिखने का तो आप लिख लीजिएगा। हम कुछ पॉइंट्स बोल देते हैं, आप लिख लेना। आप लिख लेना कि रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा रेज ऑन अ थिन मेटल फॉइल। क्लियर है? ही ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया? देन ही ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम अल्फा रेज वेयर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, some alpha rays undergoes minor deflection and some alpha rays undergoes major deflection. Few alpha rays were bounced back to their original path. Clear है? इसके बाद कंक्लूजन क्या निकला? तो आप कंक्लूजन देकर लिख लेना जो 3 पॉइंट हमने लिखा। क्या लिखा? तो पहला पॉइंट आप लिखना कि एटम इज स्फेरिकल। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आप लिखना कि the deflection of alpha ray from the edge of sphere indicates that electron keeps revolve on circular path. तीसरा पॉइंट आप लिखना कि very few alpha rays, that is कितना? that is 1 in 20,000 were bounced back to their original path from central part of atom, which indicates that all unit positive charge of atom is concentrated in central part of atom. चलेगा? जितना हम बोले इसको पॉज कर करके वीडियो और सुन सुन के लिख लेना, एक नोट्स बना लेना। चलेगा? इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स हम और बता दें। इसमें रदरफोर्ड एटम को 2 भाग में बांटा।
रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम का दो पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट? तो एक न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट मतलब कौन सा? तो न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स प्रोटॉन्स, मतलब ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर पार्ट बोला। और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कौन सा? तो अदर देन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अलावा पूरा पार्ट है वो क्या है? वो हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये दो पार्ट में रदरफोर्ड इसको बांटा था। इसके बाद रदरफोर्ड के बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो नेक्स्ट मॉडल है नील्स बोर का, बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है, इसलिए अभी हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद बोर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। मतलब बोर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, बट कुछ वैसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको जब तक आप नहीं सीखिएगा तब तक बोर का एटॉमिक मॉडल समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। क्लियर है ना? तो पहले हम उन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में सेंड कर देना, और एक बार से ज्यादा देख लेना तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा, चलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।